आज की क्लास में मेरा प्यारा बच्चा हम लोग ये पढ़ेंगे कि भाई जो सरफेस केमिस्ट्री है उस सरफेस केमिस्ट्री में कोलाइड के ऊपर चार्ज कैसे आता है और कोगुलेशन, ये दो फिनोमिनन सीखेंगे। एक बात समझ लीजिए सभी बच्चे, वो ये है कि कोलाइडल पार्टिकल जो होते हैं, मैं जब बात करता हूं कोलाइडल पार्टिकल की तो जनरली मैं यहां पर डिस्पर्स फेस को लेके बोलना चाहता हूं। डिस्पर्स फेस या फिर जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं, एक बात समझ लीजिए कि उनके ऊपर चार्ज रहता ही रहता है। मे बी वो चार्ज पॉजिटिव हो, मे बी वो चार्ज निगेटिव हो, लेकिन तुमको ये देखने को मिलेगा कि कोलाइडल पार्टिकल जो होते हैं वो चार्ज उनके ऊपर रहता ही रहता है। ठीक है, चार्ज आया कैसे सर? चार्ज आने के बहुत तरीके हैं। बहुत तरीकों का मतलब जैसे कुछ तरीके हम बता रहे हैं, पढ़ना केवल एक ही है। जैसे फ्रिक्शन से आया। फ्रिक्शन से कैसे आया भाई? डिस्पर्स फेस, जैसे तुम ऐसे समझो, इसके अंदर डिस्पर्सन मीडियम हमने डाल दिया था और इसके अंदर डिस्पर्स फेस के पार्टिकल हैं। ये मीडियम और पार्टिकल, डीपी और डीएम, डीपी का मतलब डिस्पर्स फेस, डीएम का मतलब डिस्पर्सन मीडियम, इनके पार्टिकल आपस में फ्रिक्शन करेंगे तो चार्ज फ्रिक्शन से भी आ सकता है। बात नंबर एक, हम तरीके बता रहे हैं, पॉसिबल वे बता रहे हैं कि कोलाइडल पार्टिकल पे चार्ज कैसे आया होगा। पहला तरीका कि डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम, इनके बीच में फ्रिक्शन हुआ होगा और उसी फ्रिक्शन के कारण उनके ऊपर चार्ज आया होगा। बात नंबर एक। बात नंबर दूसरा, डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल फॉलोड बाय एग्रीगेशन ऑफ आयंस। अच्छा, मतलब ये ऐसे कह रहा है कि ये एक तरीके से एसोसिएटेड कोलाइड की बात कर रहा है। जैसे तुम देखे नहीं थे कि उसमें पहले मॉलिक्यूल क्या हो रहा था? डिसोसिएट हो रहा था। जैसे COO माइनस Na+, ये यहाँ डिसोसिएट हो गया था और डिसोसिएट होने के बाद फिर ये एग्रीगेट हुए थे। ऐसे ही एग्रीगेट हुए थे, माइसेल बनाए थे, जो कि कोलाइडल पार्टिकल का ही काम करेगा। तो जब इनके एग्रीगेशन से फिर ये कोलाइडल पार्टिकल बना, तब उसके कारण चार्ज आ सकता है। ये कुछ पॉसिबल वे हैं, हम इनके बारे में नहीं पढ़ेंगे ना। ये पूछा जाता है आपसे कि चार्ज आने के कौन कौन से तरीके हैं। जो सबसे ज्यादा मतलब एक्सेप्टेबल कॉन्सेप्ट है वो अभी बाद में आएगा। तीन कॉन्सेप्ट पहले समझ लीजिए। हो सकता है डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम, इनके पार्टिकल आपस में फ्रिक्शन कर रहे हो तो फ्रिक्शन के कारण चार्ज आ सकता है। बात नंबर एक। बात नंबर दो, कोई मॉलिक्यूल टूटा हो, जब मॉलिक्यूल टूटेगा तो आयनिक होगा तो चार्ज अपने आप आ जाएगा और तब वो कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहा हो, तब उसके कारण डिस्पर्स फेस पे चार्ज आ सकता है। तीसरी चीज, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कैप्चर ड्यूरिंग द इलेक्ट्रो डिस्पर्सन ऑफ मेटल। इलेक्ट्रो डिस्पर्सन ऑफ मेटल का मतलब क्या था भाई? जब मेटल के पार्टिकल थे, ऐसे समझो, मेटल के पार्टिकल इवोपरेट हो रहे थे, इतनी ज्यादा हीट वहां इवॉल्व हो रही थी। खुद सोचो, मेटल यहां पे थे और मेटल में तुमने देखा था इतनी ज्यादा हीट निकल रही थी। हो सकता है कि उसी हीट का यूज करके वो मेटल आयोनाइज हो गया हो, तो आयोनाइज होने से भी चार्ज आ सकता है। कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और कोई गेन कर रहा हो तो मे बी उसके कारण भी चार्ज आ सकता है। मेटल जनरली गेन नहीं करते हैं, नॉन मेटल की टेंडेंसी है, लेकिन मैं इनडायरेक्टली बता रहा हूं कि इलेक्ट्रो डिस्पर्सन के दौरान इलेक्ट्रॉन के लॉस या कैप्चर होने से भी चार्ज आ सकता है। तो चार्ज आने के पीछे कई सारी थ्योरीज हैं कि कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर कई तरीके से चार्ज आता है, लेकिन इसमें देखिए मैंने इसको अलग कर रखा है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट लिया गया है, जो सबसे ज्यादा माने जाने वाला कॉन्सेप्ट है, वो ये है। इस कॉन्सेप्ट को कहते क्या है? इसको कहते हैं ड्यू टू प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयन। प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयन का क्या कॉन्सेप्ट है, चलिए इसको समझाता हूं कि व्हाट इज मीन बाय प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयन। एक एग्जांपल देखो, मैंने यहां पर जानबूझ के इक्वेशन लिख रखी है जिससे आपको थोड़ा चीजें समझ भी पाओ और याद भी कर सको। जैसे मैं एक कोलाइडल सोल बना रहा हूं, जैसे जो लैंग्वेज बोला मैं उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूं। हमने कहा कि भाई AgNO3 लिया, सिल्वर नाइट्रेट लिया। अब सिल्वर नाइट्रेट को किसके अंदर मिला दिया? पोटेशियम आयोडाइड के अंदर मिला दिया। समझ के चलिएगा, यहां पे ये जो पोटेशियम आयोडाइड है ये एक्सेस में है, ये काफी ज्यादा में है। ठीक है, अब रिएक्शन जब हुई तो रिएक्शन पे होने पे हुआ क्या? AgI बना और KNO3 भी बना, लेकिन KNO3 जो है इनके पार्टिकल कोलाइडल रेंज में नहीं है। तो एक्चुअली में जो कोलाइडल सोल बना है वो कोलाइडल सोल किसका बना है? वो बना है AgI का। हमने कहा कि माना ये AgI का कौन सा पार्टिकल है? ये कोलाइडल पार्टिकल है जो कि कोलाइडल रेंज में आता है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की रेंज में आता है। बन गया जी, AgNO3 को KI में डाल दिया और AgI प्लस KNO3 बन गया। ठीक है, बन गया सर कोलाइडल पार्टिकल, कौन सी बड़ी बात है? तो उसमें नई चीज क्या सिखा रहे हो? इसमें एक समस्या ये है, समस्या क्या अच्छी चीज है कि देखो KI एक्सेस में है। KI एक्सेस का मतलब लिटिल बिट मे बी वो हो सकता है कि एक्वस मीडियम में हो, तो वहां पर वो ब्रेक हो गया होगा K+ में और I- में भी।
आयनिक रिएक्शन ज्यादातर होती ही है ये, तो के प्लस और आई माइनस हुआ होगा। अब यहां पर चूंकि के आई एक्सेस में है तो इसमें इन दोनों में देखो और इन दोनों में देखो, यहां वाले पे कोलाइडल पार्टिकल को देखो, कौन कॉमन है? आयोडाइड वाला आयन ये कॉमन है। और आपको मालूम है कॉमन आयन या कॉमन पार्टिकल थोड़ा बहुत एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं कोहेसिव, कोहेसिव कह सकते हो। तो इसके लिए ये कहा गया, थ्योरी ये कहता है कि इसके ऊपर आई माइनस जो था वो क्या हो गया? एडजॉर्ब हो गया। इसके ऊपर कौन एडजॉर्ब हो गया है? आई माइनस एडजॉर्ब हो गया है। जब इसके ऊपर आई माइनस के पार्टिकल एडजॉर्ब हो जाएंगे तो जो कोलाइडल पार्टिकल जो है उसको ओवरऑल कौन सा चार्ज क्रिएट हो गया? वो निगेटिव चार्ज आ गया। हम कहेंगे कि भैया एजीआई का निगेटिव कोलाइडल सोल तैयार हो गया। यही देखो एजीआई के अंदर जब आई माइनस डाला गया तो देखो एजीआई का निगेटिव सोल बन गया। लेकिन इसको प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन हम इसलिए भी कहते हैं कि तुम जो चाहे वो चार्ज ला सकते हो। अब दूसरा तरीका देखो, सेकंड वे देखो नीचे, हम अभी भी वही काम कर रहे हैं। हम अब इस बार क्या कर रहे हैं कि सिल्वर आयोडाइड लिए। व्हेन सिल्वर आयोडाइड इज फॉर्म, कैसे? जब हम सिल्वर नाइट्रेट ले रहे हैं, ठीक, इस बार उल्टा कर दिया, के आई लिया और के आई के अंदर AgNO3 मिलाया और इस बार इसको एक्सेस में ले लिया। थोड़ा समझिएगा, इस बार एक्सेस में किसको ले लिया? इसको एक्सेस में ले लिया, ठीक है। अब जब इसको एक्सेस में ले लिया, इक्वेशन वही आयनिक हुई, आयनिक का मतलब वही AgI बना, सेम वही चीज AgI बना और प्लस KNO3 बना था। KNO3 कोलाइडल रेंज में थे ही नहीं। ये जो बना है ये है कोलाइडल सोल AgI का, बस थोड़ा बदल दिया गया। एक बार उसमें डिप किया था, देखिए ये है तरीका डिप करने का। मतलब पहले में हमने क्या किया, AgNO3 को KI में डाला है, मतलब KI ज्यादा है, KI डिस्पर्सन मीडियम का काम कर रहा था। अगली बार KI को AgNO3 में डाला है। दोनों से जो पार्टिकल बना है कोलाइडल पार्टिकल वो AgI का ही बना है, सोल AgI ही का बना है। लेकिन इस बार देखो क्या है, इस बार कॉमन देखो क्या है? Ag। इन दोनों में कॉमन क्या है? Ag। तो ये टूटेगा कैसे? Ag प्लस NO3 माइनस। और इस बार कॉमन होने के कारण कौन एडजॉर्ब होगा इसके ऊपर? Ag प्लस एडजॉर्ब होगा। इस बार कौन एडजॉर्ब हो गया इसके ऊपर? Ag प्लस एडजॉर्ब, क्योंकि कॉमन आयन Ag प्लस है। और जब Ag प्लस एडजॉर्ब हुआ तो इस कोलाइडल सोल के ऊपर चार्ज कौन सा आ गया? देखो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ये क्या हो गया? पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तुम देख क्या रहे हो? सेम रिएक्शन, सेम कोलाइडल पार्टिकल बनाया, एक पे हमने देखो निगेटिव चार्ज बनाया और एक पे हमने पॉजिटिव चार्ज कर दिया। ये डिपेंडेंसी हो किस पे रही है कि उसके ऊपर एडजॉर्ब कौन हो रहा है, कौन से आयन एडजॉर्ब हो रहे हैं। जो आयन एडजॉर्ब होंगे उसी की बेसिस पे उसके ऊपर क्या आएगा? चार्ज आएगा। इस कॉन्सेप्ट को हम नाम देते हैं, दैट इज नोन एज प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज ऑफ आयन। लोग ये कहते हैं, कॉन्सेप्ट ये कहता है, साइंटिस्ट ये कहते हैं कि हम कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर जो भी प्रेफरेंशियल आयन को एडजॉर्ब कराएंगे उसी प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन कराने से उस कोलाइडल पार्टिकल को वो स्पेसिफिक चार्ज मिल जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा। तो ये थ्योरी कुछ ऐसा काम करती है। अब इसको एक बार देख लो, 2 मिनट का मैं टाइम देख रहा हूं, समझ लो। ऐसा डायरेक्टली नहीं पूछता है आपसे, बस पता होना चाहिए तुम्हें। मैं तुमसे भी ऐसे बोल देता कि कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर चार्ज होता है, फिर मैं कहता चार्ज कैसे होता है, तो 1000 तरीके हैं चार्ज आने के, इनमें से मोस्ट एक्सेप्टेड तरीका कौन है? ये। अब आपके मन में आए कि मैं एक बार बोलूं कि AgI पॉजिटिव है, एक बार मैं बोलूं AgI निगेटिव है, फिर तुमको ये सर क्या नोटंकी है, चार्ज तो कोई एक ही आएगा ना। तो वो डिपेंड भी करता है कभी कभी कि कौन सा आयन उसके ऊपर हम एडजॉर्ब किए हैं, ये दोनों की डिपेंडेंसी उसके ऊपर आ जाती है। ठीक है, हो दोनों सकते हैं, लेकिन हम कभी कभी याद एक ही चार्ज करते हैं, वो जैसा रैंडम देखा जाता है। तो फिलहाल ये पहले थ्योरी देख लो, प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन थ्योरी। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, पूरा नहीं शॉर्टकट में, कि पहले अगर माना हमको AgI का, सिल्वर आयोडाइड का एक सोल बनाना है, सोल बोले तो कोलाइडल सॉल्यूशन, तो हमने रिएक्शन कराया और जो ज्यादा है उसी का ही कोई एडजॉर्ब होगा। और कौन एडजॉर्ब होगा? जो कॉमन है। तो इसमें आयोडाइड देखो कॉमन है, तो I माइनस एडजॉर्ब हो गया, तो ये सोल कैसा हो गया? निगेटिवली। अब इस बार पलट दिया हमने, AgNO3 को ज्यादा ले लिया, अब कॉमन कौन है? Ag प्लस। तो Ag प्लस के कॉमन होने से अब कौन एडजॉर्ब हो गया? Ag प्लस, मतलब AgI का ही निगेटिव सोल और AgI का ही पॉजिटिव सोल, दोनों यहाँ क्रिएट हो गए हैं। चलिए जी, दोनों क्रिएट हो गए। अब जब दोनों क्रिएट हो गए तो इसके बाद एक नंबर की ये डिफिनेशन आती है कई बार, इसको हम कहते हैं हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रोकाइनेटिक डबल लेयर। इसको मतलब क्या है, इसको समझाता हूं। मैं पहले पुराने कॉन्सेप्ट से ही आता हूं। मैं अगर पुराने कॉन्सेप्ट से आऊं, जैसे मैं कोई एग्जांपल ले लूं जो यहां पर लिया था, देखो यहां पर हमने एग्जांपल क्या लिया था? AgNO3 प्लस KI हमने क्या लिया था? एक्सेस में। तो
तो उसके कारण हुआ क्या था, AgI बना था। आपने क्या देखा कि AgI के ऊपर I माइनस एडजॉर्ब हो गया था, AgI के ऊपर क्या आ गया था, I माइनस, और यहां पर क्या आ गया था, KNO3। चलो अब मैं ये डबल लेयर को समझाने के लिए AgI का ही एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है, एक एग्जांपल में AgI का ही ले लेता हूं। हमने माना कि ये AgI का एक क्या है, ये हमने माना कि AgI का एक कोलाइडल पार्टिकल है, सिल्वर आयोडाइड का कोलाइडल पार्टिकल है, ठीक है जी। KI में ये K प्लस था, ये I माइनस था, ठीक है। अब इसके ऊपर ये निगेटिव चार्ज आया किसके कारण था, जो एडजॉर्प्शन हुआ है किसका, I माइनस का। जो I माइनस वाले पार्टिकल इसके ऊपर एडजॉर्ब हुए हैं, इसके कारण इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया था, निगेटिव चार्ज आया था। ये एडजॉर्ब है, सुनना, एडजॉर्ब का मतलब बॉन्ड बनाना, मे बी वंडर वॉल फोर्स हो, मे बी वो केमिकल बॉन्ड हो, तो ये बॉन्ड बना के जुड़ गया है। क्योंकि ये बॉन्ड बना के जुड़ गया है तो ये ज्यादा मूवमेंट नहीं करेगा, ज्यादा मूवमेंट नहीं। अच्छा इसको भी ऐसे फील करो कि ये किसके अंदर प्रेजेंट है, ये डिस्पर्सन मीडियम के अंदर प्रेजेंट है। मैं ऐसे बना दे रहा हूं, माना ये डिस्पर्सन मीडियम के अंदर प्रेजेंट है, लेट्स सपोज इसके अंदर पूरा एक मीडियम है, डिस्पर्सन मीडियम, लिक्विड जैसा। अब तुम देख रहे हो कि ये वाली लेयर जो है ये क्या है, एडजॉर्ब हो चुकी थी, ये लेयर एडजॉर्ब हो चुकी थी तो मूवमेंट नहीं कर सकती है, इसीलिए इसको हम कहते हैं फिक्स्ड लेयर। इसको हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड लेयर बोलते हैं। लेकिन एक बात जरा बच्चा देखो तो, क्या देखना है कि ऐसा नहीं है कि ये I माइनस है तो इसके पास K प्लस। अब देखो I माइनस एडजॉर्ब हो गया तो इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, K प्लस आ जाएगा, इसके चारों तरफ K प्लस आ जाएगा। लेकिन दोनों में अंतर है, ये K प्लस I माइनस के निगेटिव चार्ज के कारण उसके चारों तरफ है, मतलब ये जो I माइनस है वो उसको खींच के रखा है, लेकिन वो प्रेजेंट डिस्पर्सन मीडियम के अंदर ही है, मतलब थोड़ा बहुत हिलता डुलता रहेगा, मूवमेंट करता रहेगा, बस ये है कि वो I माइनस के पास में आ गया है, बस इतना ही है। लेकिन अगर इन दोनों को ध्यान से देखो तो आपको देखने को मिल क्या रहा है, वो ये मिल रहा है कि यहां पर एक तो ये निगेटिव चार्ज की एक लेयर बन के आई, ये देखो निगेटिव चार्ज की एक लेयर बन के आई, और ये पॉजिटिव लेयर बन के आई। ये लेयर क्योंकि मूवमेंट कर सकती है, क्योंकि ये डायरेक्टली नहीं जुड़ा है कोलाइडल पार्टिकल से, इसीलिए इसको हम एक नाम देते हैं, इसको कहते हैं हम लोग मोबाइल लेयर, या इसको हम लोग कहते हैं डिफ्यूज लेयर। मोबाइल लेयर बोलते हैं या तो हम इसको क्या कहते हैं, डिफ्यूज लेयर बोलते हैं। अब तुम देख रहे हो कि ये जो फिक्स लेयर है और मोबाइल लेयर है, एक पे निगेटिव चार्ज है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। जहां कहीं भी कलेक्शन होता है एक पॉजिटिव चार्ज का और दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज का, तो उनके बीच में क्या डेवलप होने लगता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। यही जो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में बन रहा है, इसी पोटेंशियल डिफरेंस को तुम एक नाम देते हो, इसे हम कहते हैं जीटा पोटेंशियल। एक नंबर में यह भी पूछा जाता है कि बताओ भैया जीटा पोटेंशियल क्या होता है, इसको हम कहते क्या है, जीटा पोटेंशियल। एक नंबर का क्वेश्चन ये आ जाता है। और ये जो डबल लेयर बनी है इसको कहते हैं हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिक डबल लेयर। अब माना पूछे हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिक डबल लेयर, तो ऐसे बना के दिखा दो, ठीक, एक मतलब ऐसे इक्वेशन लिख के ऐसे ही ड्रा करके दिखा दो भाई, इसको इलेक्ट्रिक डबल लेयर कहते हैं। डबल लेयर इसलिए क्योंकि एक फिक्स लेयर है, एक मोबाइल लेयर है। और कोई पूछे भी जीटा पोटेंशियल क्या है, तो कहो जीटा पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द फिक्स लेयर एंड मोबाइल लेयर ऑफ इलेक्ट्रोकाइनेटिक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। या इतना भी ना बोलो, सीधे बोलो कि इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन द फिक्स लेयर एंड मोबाइल लेयर। फिक्स लेयर और मोबाइल लेयर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है, इसको क्या कहते हैं, जीटा पोटेंशियल। एक नंबर तुमको यहां से मिल जाएगा। तो ये चीज आ गई। देखो ये चीज यहां पर समझाई गई थी, लेकिन हम अपने हिसाब से इसको समझा रहे थे कि जैसा बुक में बनता है। अदरवाइज देखो यहां पर माना ये पॉजिटिव चार्ज है, अब इसके सराउंडिंग में देखो निगेटिव चार्ज भी और पॉजिटिव दोनों है, लेकिन निगेटिव चार्ज का कलेक्शन थोड़ा ज्यादा होता है, जिसके कारण यहां पर बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, और उसी पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं जीटा पोटेंशियल। लेकिन ये अच्छे से फील नहीं होता, क्योंकि उसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों मिक्स हैं। इसलिए मैंने इसको कुछ इस तरीके से समझाया है जिससे तुमको ज्यादा समझ में आए। तो उम्मीद करता हूं कि जीटा पोटेंशियल तुमको डेफिनेशन टर्म क्लियर हो गया होगा, कि जो पहला वो था कोलाइडल पार्टिकल, उसके ऊपर एक चार्ज था और उसके ऊपर एक अपोजिट चार्ज था। तो जो फिक्स लेयर और मोबाइल लेयर है, इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम नाम क्या देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जीटा पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारे सामने मेरा प्यारा बच्चा क्या है, चार्ज देख लीजिए। चार्ज है, यहां पर हम बात करते हैं
बताइएगा सर, क्लास चली भाई, एक मिनट रुके बेटा। अबे नौटंकी कर रहे हो क्या तुम? ये बताने के लिए फोन कर रहे हो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उसमें काटेंगे हम? तो सीधे कह दियो तुम घर जा रहे हैं, ऐसे सारा कर दो। अब मेरा प्यारा बच्चा, यहां पर हमने बात कर लिया चार्ज के बारे में कि भैया ये चार्ज हो गया। अब चार्ज के बाद आगे की चलो चीजें हम समझते हैं, आगे की चीजें थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आगे की चीजों में हमने ये सीखा कि एक्चुअली में होता क्या है। अच्छा, फिर से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया क्लास, कोई बात नहीं। हमने ये सीखा कि कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर चार्ज आ जाता है। चार्ज आने के बहुत सारे तरीके हैं। फ्रिक्शन से चार्ज आ सकता है भाई, हो सकता है कि डिसोसिएशन से चार्ज आ जाए, लेकिन जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड वे था वो था प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन थ्योरी। प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन थ्योरी के बाद अगला जो कॉन्सेप्ट आया है वो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, जो फिक्स लेयर और मोबाइल लेयर होता है, इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उसको बोलते हैं जीटा पोटेंशियल। आगे की चीज समझना, ये तो तुम समझ गए कि कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर चार्ज आता है, लेकिन कौन सा चार्ज होता है ये तुम्हें याद करना पड़ेगा। बिना इसके याद किए तुम्हारा देखो काम नहीं चलने वाला, क्योंकि इस पर बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है, तुम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में फंस जाओगे। और तुमको ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल याद होने चाहिए, ये भी नहीं कि एक दो एग्जाम्पल याद कर लो, ये बड़ा मजबूरी है तुम्हारी। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अगर ना आ रहा होता तो मैं कहता भी नहीं, इसलिए मजबूरी याद करना पड़ेगा। अब देखो पॉजिटिवली चार्जेस याद करने के लिए बहुत कठिन नहीं है, याद कर भी सकते हो। जैसे ऐसे याद करो कि जितने भी ऑक्साइड वाले हैं, हाइड्रेटेड ऑक्साइड, ये सब क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ये जो 16 पॉजिटिवली चार्ज हैं, आराम से याद हो जाएगा। बेसिक डाई, जो बेसिक डाई होते हैं वो भी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। देखिए तुम लोगों ने हो सकता है पता नहीं एक्सपेरिमेंट कराए जा रहे हैं कि नहीं कराए जा रहे हैं लैब वाले स्कूल में, लेकिन वहां पर एक टॉपिक होता था सॉल्ट एनालिसिस। आपने पढ़ा होगा सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस में जैसे कोई सॉल्ट दिया है तो उसमें कैटायन होता था और एनायन होता था। भाई एक कैटायन होता था, एक एनायन होता था। तो वहां पर हम लोग कहते क्या थे कि जो कैटायन होता था, कैटायन, उसको हम लोग क्या कहते थे? बेसिक सॉल्ट बोलते थे। और ये बेसिक आयन, और इसको किस में लाते थे? कैटायन उसमें लाते थे एसिडिक, एसिडिक आयंस में लाते थे। एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल अगर आपको याद होगा तो उसको कुछ ऐसे लाते थे भाई। Na+ जो होता था उसको बेसिक रेडिकल कहते थे और उसको एसिडिक रेडिकल कहते थे। भाई सभी लोगों ने क्लास 11 में एक्सपेरिमेंट किया होगा, मैं बस जानना चाहता हूं कि तुम लोगों को यह पता तो होना चाहिए 11 में एक्सपेरिमेंट किया होगा, क्यों उसको बेसिक रेडिकल कहते थे Na+ को, या कोई भी कैटायनिक पार्ट को। कैटायनिक पार्ट को बेसिक रेडिकल क्यों कहते थे? भाई एक्सपेरिमेंट किया है 11th में सब लोगों ने, ऑफलाइन में थोड़ा बहुत नहीं किया? बहुत सही। इसको बेसिक रेडिकल इसलिए भी कहते थे क्योंकि ये बेस ज्यादा था। जैसे ये बना कैसे था? NaOH + HCl से, तो Na+ किससे आया है? बेस से, इसलिए बेसिक रेडिकल कहते थे। तो तुम समझ रहे होगे कि कैटायन को बेसिक रेडिकल कहते हैं, तो उससे तुमको याद हो सकता है कैटायन होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, तो उससे तुम याद कर सकते हो कि हाँ बेसिक डाई इसके अंदर आती है। मतलब मैं एक थोड़ा रिलेशन क्रिएट कर रहा था जिससे भूलो ना एग्जाम में कि भाई जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं उन पॉजिटिवली चार्ज आयन को हम बेसिक डाई, उसके एग्जांपल आते हैं उसके अंडर में। और निगेटिवली वाले में कौन आ जाएंगे? एसिडिक डाई आ जाएंगे, जैसे आपको कॉन्गो, ये सब आ जाएंगे। पॉजिटिवली चार्ज जो सोल होते हैं उसमें हीमोग्लोबिन भी आता है। निगेटिवली चार्ज में देखो पहले मेटल आ जाएंगे, डायरेक्ट मेटल, जैसे गोल्ड का, सिल्वर का, कॉपर का, ये सब डायरेक्ट आ जाएंगे। बहुत कठिन नहीं है, एक रिलेट करके याद करोगे याद हो जाएगा। और कौन सा सोल? जैसे स्टार्च हो गया, जेलेटिन हो गया, क्ले हो गया, चारकोल हो गया। अगला जो ऑक्साइड होते थे, मेटल के ऑक्साइड, वो मेटल के ऑक्साइड पॉजिटिवली में आते हैं, और जो सल्फाइड होते हैं वो निगेटिव में आते हैं। अब थोड़ा मैं पेज पलटता हूं फिर आपसे याद करवाता हूं, ऐसा समझो। पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज देखो दो हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव में कौन से आते थे? जो ऑक्साइड होते थे। निगेटिव में कौन होते थे? जो मेटल होते थे, गोल्ड, कॉपर, ये सब। पॉजिटिव में कौन सी डाई आती थी? कोई याद करेगा, बताएगा? पॉजिटिव में कौन सी डाई आती थी? बेसिक, हाँ बेसिक, उसमें बेसिक डाई, उसमें एसिडिक डाई आती थी। पॉजिटिव में एक हीमोग्लोबिन आ जाता था, उसमें कुछ और एग्जांपल आ जाते थे। अच्छा, पॉजिटिव वाले में ऑक्साइड आता था, मेटल ऑक्साइड, जैसे TiO2, और उसमें कौन आ जाते थे? सल्फाइड, जैसे आर्सेनिक सल्फाइड और कुछ ऐसे। एक एक एग्जांपल तुम याद करके जाओ कि भाई इतने पॉजिटिव होते हैं, इतने निगेटिव होते हैं, वो थोड़ा बहुत कठिन पड़ जाएगा आपके लिए, समझ रहे हो? वो आपके लिए थोड़ा ज्यादा कठिन पड़ जाएगा। इसीलिए प्यारा बेटा आपको करना क्या है? आपको ये काम करना है कि एक रिलेशन क्रिएट करके तब उनको याद करोगे, एग्जाम्पल तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, अच्छा मैं याद क्यों करा रहा हूं वो अभी जब आगे जाओगे तो तुम देखोगे कि जरूरत क्यों पड़ रही है। तुम्हें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के लिए जरूरत पड़ ही जाएगी, इसलिए मैं इसको याद करा रहा हूं।
अब दो छोटी छोटी हेडिंग है, इनको जल्दी से कवर करते हैं। एक हेडिंग है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। चलिए जी जरा समझने की कोशिश करते हैं कि भैया इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या है, व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब तुमने ये तो समझ लिया कि कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर चार्ज होता है। अब जैसे हमने कहा कि यहां पर तुम डायग्राम देखो, ये हमने कहे माना कोलाइडल पार्टिकल है, ये सब क्या है देखो, ये सब हमने कहा माना कोलाइडल पार्टिकल है, ये सब क्या है, ये सब कोलाइडल पार्टिकल है। अब कोलाइडल पार्टिकल है, तुमने दो प्लेट लगा दी, एक निगेटिव प्लेट लगा दी, एक पॉजिटिव प्लेट लगा दी। डायग्राम का नहीं बनाने का आता, केवल डिफिनेशन आता है बस, इसलिए डिफिनेशन पे ध्यान दो खाली। अब अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, मतलब दो पॉजिटिव या निगेटिव प्लेट लगाओगे और कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर कोई ना कोई चार्ज तो पक्का होगा, तो वो रिस्पेक्टिव प्लेट की तरफ भागेंगे ना। अगर निगेटिव चार्ज है कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागेंगे। अगर कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो निगेटिव प्लेट की तरफ भागेंगे। जैसे यहां देखो, इसके ऊपर चार्ज कौन सा है, निगेटिव, तो देखो वो किसकी तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। यही जो मूवमेंट होता है, इस फिनोमिनन को तुम एक नाम देते हो इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये जो डेफिनेशन है ये कई बार एग्जाम में रिपीटेड पूछा गया है, इसलिए इस पर टिक कर लीजिएगा। कुछ डेफिनेशन तो बहुत बार आती हैं, जैसे पेप्टाइजेशन हो गया, इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया, ये रिपीटेड पूछी जाती हैं। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या हुआ, मूवमेंट, किसका मूवमेंट, कोलाइडल पार्टिकल का। फिर सुनो, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या हुआ, मूवमेंट हुआ, किसका मूवमेंट, कोलाइडल पार्टिकल का। किसकी तरफ, इलेक्ट्रिकली प्लेट की तरफ या अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ। ठीक, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस कैन बी डिफाइंड द प्रोसेस ऑफ द मूवमेंट ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल टुवर्ड्स द अपोजिटिवली चार्ज प्लेट। इसको हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम देते हैं। स्क्रीन प्रॉपर दिख रही है कि ब्लर हो रही है बेटा, बताइए। ठीक है, तो कुछ बच्चों को जिनका ब्लर हो रहा है रिकनेक्ट करिए, ठीक, दोबारा रिकनेक्ट करिए। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस का स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोफोरेसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें कोलाइडल पार्टिकल जो होते हैं वो मूवमेंट करते हैं, अपोजिटिवली इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट करते हैं, उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद इलेक्ट्रोऑस्मोसिस होता है। जरा देखिएगा इलेक्ट्रोऑस्मोसिस क्या होता है, समझिएगा। मैं पहले फिर से एक बार डायग्राम बना देता हूं, किसका डायग्राम बना देता हूं, इलेक्ट्रोफोरेसिस का। इलेक्ट्रोफोरेसिस का डायग्राम में तुम जरूरी नहीं कि ऐसा ही डायग्राम बनाओ, बुक में बना होता है इसलिए मैं ऐसा बना रहा हूं। उसमें हो क्या रहा था, चल जरा समझिएगा, मैं इसको अपने अकॉर्डिंग बनाता हूं जिससे समझ पाऊं। हमने कहा कि भैया इसके अंदर माना हमने क्या भर दिया, डिस्पर्सन मीडियम भर दिया। जरा समझिएगा बच्चा, ये येलो येलो जो भरा है हमने, ये क्या है, डिस्पर्सन मीडियम। भाई जो लिक्विड का पार्ट होता है या जिसके अंदर कोलाइडल पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं वो डिस्पर्सन मीडियम का काम करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है जी, ये सब डिस्पर्सन मीडियम हो गया। अब डिस्पर्सन मीडियम तो यहां पर ये आ गया। इसके बाद अच्छा जी, डिस्पर्सन मीडियम के बाद इसके अंदर हम कोलाइडल पार्टिकल माना लगा दे रहे हैं। चलिए जी, कोलाइडल पार्टिकल हमने भर दिया, माना हम पॉजिटिव चार्ज, ये कोलाइडल पार्टिकल है। अरे भैया आओगे, ये कोलाइडल पार्टिकल है, थोड़ा चल नहीं रहा है क्योंकि ज्यादा हो गया ना इसके ऊपर। जब मैं लिख देता हूँ फिर वो प्रॉपर नहीं चलता, चलो कोई बात नहीं। अब ये कोलाइडल पार्टिकल है, मैं ऐसे समझा रहा हूँ, माना कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है। एक एग्जांपल के तौर पे हमने बोला कि कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये किसकी तरफ भागेंगे, ये भागेंगे निगेटिव प्लेट की तरफ। ये मूवमेंट करेंगे किसकी तरफ, निगेटिव प्लेट की तरफ मूवमेंट करेंगे, ये निगेटिव प्लेट की तरफ मूवमेंट करेंगे, ठीक है। ये चीज थोड़ा सा समझ लीजिएगा। हमने कहा क्या, हाँ यहां पर देखो, हमने आपसे ये बात बोली, क्या बात बोली मेरा प्यारा बच्चा, हमने आपसे ये बोला कि अगर माना हैंग करने लग गया, क्लास ही डिस्टर्ब हो गई। इस पे जब हम ये हाइलाइटर लगा देते हैं तो हैंग करने लगता है। बस एक मिनट रुकिए बेटा। चलो फिर से समझा रहा हूँ, अब शायद नॉर्मल हो जाएगा, हाँ ठीक। अब मैं नॉर्मली बताता हूँ, ठीक। मैंने आपसे ये कहा मेरा प्यारा बच्चा कि लेट सपोज मैंने आपसे ये बोला कि माना मेरे सामने ये एक इलेक्ट्रो वो था, इसके अंदर माना हमने कहा कि भैया डिस्पर्सन मीडियम भरा हुआ था, चलो डिस्पर्सन मीडियम भर दिया हमने। अब डिस्पर्सन मीडियम भरने के बाद इसके अंदर कोलाइडल पार्टिकल प्रेजेंट है, जैसे हमने कहा माना कोलाइडल पार्टिकल है, ये सब क्या है, कोलाइडल पार्टिकल है।
अब इन कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर थोड़ा समझ के चलिएगा, ये माना कोलाइडल पार्टिकल हैं, अब इन कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर कोई ना कोई चार्ज होगा, कोई ना कोई चार्ज होगा। हमने कहा माना नेगेटिव चार्ज होगा या पॉजिटिव चार्ज होगा। लेट्स सपोज हमने मान लिया नेगेटिव चार्ज है, तो अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो किसकी तरफ भागेंगे, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागेंगे भैया। यहाँ प्लेट लगा दिया हमने, पॉजिटिव प्लेट, यहाँ नेगेटिव प्लेट लगा दिया। नियम ये कहता है कि अगर तुम किसी भी तरीके से इन पार्टिकल का, कोलाइडल पार्टिकल का, डिस्पर्स फेस के पार्टिकल का, इनका अगर तुम मूवमेंट रोक दो, इनके मूवमेंट को तुम स्टॉप कर दो, मे बी फिल्टर पेपर लगा के या कुछ भी लगा के कैसे भी रोक दो, तो देखा गया कि डिस्पर्सन मीडियम मूवमेंट करने लगता है। फिर ये देखा गया कि डिस्पर्सन मीडियम जो होता है ये मूवमेंट करने लगता है। और शायद इसके पीछे का रीजन क्या होगा, रीजन ये होगा कि पार्टिकल के ऊपर भी कोई ना कोई चार्ज है और वो फ्रिक्शन के कारण मीडियम पे भी चार्ज ले आए होंगे। कोलाइडल पार्टिकल तो मूवमेंट नहीं कर रहे थे, जब तक वो मूवमेंट कर रहे थे तो पूरे रास्ते में वही जा रहे होंगे, लेकिन अगर उनको रोक दिया है तो इनके जो डिस्पर्सन मीडियम था उन पे भी कोई ना कोई अपोजिट चार्ज होगा, तो वो अपोजिट चार्ज फिर धीरे धीरे स्लोली स्लोली मूवमेंट करने लगते हैं। देखो क्या कह रहा है कि अगर हम इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इसको प्रिवेंट कर दें, इसको रोक दें, तो देखा गया कि डिस्पर्सन मीडियम जो होता है वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है इलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर, और इस मोशन को हम एक नाम देते हैं इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। आपसे पूछा जाएगा तो आप ऐसे ही लिखोगे, आप कहोगे कि अगर हम इलेक्ट्रोफोरेसिस को स्टॉप कर दें तो ऐसी कंडीशन में डिस्पर्सन मीडियम का मूवमेंट ऑब्जर्व किया गया एक्सपेरिमेंट के दौरान, और इस फिनोमिनन को एक नाम दिया गया, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। छोटी छोटी बातें हैं, कोई बहुत कठिन चीजें नहीं बता रहा हूं, सिंपल सिंपल सी बातें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया क्या, जल्दी से बताता हूं। कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर चार्ज होता है, चार्ज प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज के कारण तुम जो चार्ज लाना चाहो वो चार्ज ला सकते हो। अगर कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर एक लेयर है उसको फिक्स लेयर बोलेंगे, उसके ऊपर एक लेयर और हो जाएगी उसको क्या बोलेंगे, मोबाइल लेयर बोलेंगे। फिक्स लेयर और मोबाइल लेयर इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, उसको बोलते हैं जीटा पोटेंशियल। जो कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर चार्ज होता है, चार्ज की बेसिस पे पॉजिटिवली सोल और नेगेटिवली सोल, उनके कुछ एग्जांपल याद करने थे तुम्हें। इनको याद करने के बाद तुमने देखा कि अगर कोलाइडल सोल जो था उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो तो कोलाइडल पार्टिकल अपोजिटिवली इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट करने लगते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफोर्सिस। अगर इलेक्ट्रोफोर्सिस को रोक दो तो डिस्पर्सन मीडियम मूवमेंट करने लगता है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। एक एक नंबर की ऐसी डेफिनेशन निकल के आ रही है जो एग्जाम में आती हैं आपके। अब एक अच्छी चीज आई है, इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी। जरा समझो स्टेबिलिटी ऑफ सोल का क्या मतलब होता है, समझाता हूं। स्टेबिलिटी ऑफ सोल का मतलब ये है, मैंने दो सोल बताए थे, एक मैंने बताया था लायोफिलिक, एक हमने बताया था लायोफिलिक, और एक हमने बताया था लायोफोबिक। कोई बताएगा लायोफिलिक क्या होते हैं, जरा बताओ जल्दी से, लायोफिलिक क्या होते हैं? कोई भी एक बच्चा। सर लायोफोबिक रिपल्सिव नेचर के होते हैं और विथ डिस्पर्सन डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है, तो ये होता था। चलिए मुस्कान बताओ लायोफिलिक क्या होते थे? तुम लोग बिल्कुल शांत रहते हो, मुस्कान आंसर दो, मुस्कान और अनुष्का में से कोई एक। पता तो चले तुम यहीं पे हो, कहाँ सो तो नहीं रही। ए पांडे जी, ए पांडे, मुस्कान, अंशिता चली गई है, बोल ही नहीं रही। हमको लगता है तो ये लोग क्लास व्लास करके पूछते नहीं क्वेश्चन, तो हम चिल्लाते रहते हैं। बेटा मैसेज तो कर दो मुस्कान, अगर नहीं आवाज आ रही, कुछ इशू आ रहा है नेटवर्क में। चलो बाद में बात करेंगे तुमसे। इला बताओ लायोफिलिक्स क्या होते थे, लायोफिलिक्स सोल? इसमें डिस्पर्सन का डिस्पर्सन मीडियम के बीच में अट्रैक्टिव नेचर। हाँ, उनको क्या बोलते थे, लायोफिलिक सोल बोलते थे। अब एक बात समझो, लायोफिलिक सोल जो होते हैं ये ऑलरेडी मेरा प्यारा बेटा क्या होते हैं, खुद में ही पहले से स्टेबल होते हैं। स्टेबल का मतलब समझते हो, जैसे हमने मना वाटर रखा, वाटर के अंदर मना ऑयल भर दिया, अब ऑयल स्टेबल नहीं है। क्यों स्टेबल नहीं? क्योंकि वो पानी से दूर भागता है, बात नंबर एक। या कोई और चीज डालो, हो सकता है वो नीचे बैठ जाए या हो सकता है ऊपर चला जाए, तो वो स्टेबल नहीं होते हैं। स्टेबल का मतलब वो पानी के अंदर प्रॉपर्ली तैरता रहे। जैसे वाटर लिया, वाटर के अंदर इंक डाल दो तो इंक के पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं यूनिफॉर्मली, और जब वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तो आराम से रुके रहेंगे। तुम एक दिन दो दिन रखे रहो लेकिन इंक के पार्टिकल नीचे सेटल नहीं होते हैं तरीके से। ऐसा होने के पीछे रीजन क्या है कि जो वाटर था और इंक के पार्टिकल थे, इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स है, तो वाटर के पार्टिकल उसको रोक के रखे हैं, ऐसा समझो।
कैसे समझो, हमने कहा कि माना मेरे सामने ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर हमने डिस्पर्सन मीडियम भर दिया। चलो भैया, हमने इसके अंदर क्या भर दिया, डिस्पर्सन मीडियम जो है वो भर दिया। अब डिस्पर्सन मीडियम भरने के बाद इसके अंदर हमने डाल दिया कोलाइडल पार्टिकल, लेकिन यहां पर जो कोलाइडल पार्टिकल डाले वो लायोफिलिक है। लायोफिलिक का मतलब ये वाटर के साथ अट्रैक्टेड मोड में है। अट्रैक्टेड मोड का मतलब वाटर उसको अपने साथ रोक के रखे है। तो रोक के रखे होने का मतलब ये पार्टिकल नीचे सेटल डाउन नहीं होंगे, मतलब ये ऑलरेडी स्टेबल होंगे। तो एक बात तो अपने दिमाग में बैठा लो कि लायोफिलिक जो होते हैं, फिलिक मतलब अट्रैक्टिंग वाले, वो पहले से स्टेबल होते हैं। लेकिन लायोफोबिक में थोड़ी सी समस्या हो जाती है, लायोफोबिक कोलाइड स्टेबल नहीं होते हैं। अब मैं इसी को समझाने की कोशिश करता हूं कि लायोफोबिक क्यों स्टेबल नहीं होते हैं, जरा समझो। मैं यहां पर एक एग्जांपल दे देता हूं। ये मैंने देखिए कंटेनर लिया, सेम जैसे वहां बनाया था, इसके अंदर माना हमने डिस्पर्सन मीडियम ले लिया। चलो जी, डिस्पर्सन मीडियम ले लिया। अब जब तुमने डिस्पर्सन मीडियम ले लिया तो इसके अंदर कोलाइडल पार्टिकल तुमने बनाए। चलिए, कोलाइडल पार्टिकल हमने बना दिया। ये कोलाइडल पार्टिकल है 1, ये कोलाइडल पार्टिकल है 2, ये कोलाइडल पार्टिकल है 3, ये कोलाइडल पार्टिकल है 4, ये कोलाइडल पार्टिकल 5। अभी क्या है कि ये है लायोफोबिक। लायोफोबिक का मतलब ये वाटर से दूर भागते हैं, वाटर नहीं बोलेंगे, लिक्विड से, डिस्पर्सन मीडियम से ये दूर भागते हैं। दूर भागने का मतलब या तो ऊपर की तरफ चले जाएंगे आपस में कलेक्ट होके, पहले ये आपस में गैंग बनाएंगे, कहेंगे तुम एक दूसरे के पास आओ, एक दूसरे के हाथ पकड़ेंगे और हाथ पकड़ के गैदरिंग कर देंगे ऊपर, फ्रॉथ की फॉर्म में, या तो ऊपर चले जाएंगे या तो वो गैदरिंग करके नीचे चले आएंगे, नीचे वो पीपीटी की फॉर्म में बैठ जाएंगे। अगर तुम कुछ ऐसा कर दो, क्या कर दो कि ये नीचे ना बैठ पाए ना ऊपर जा पाए, तो उनको स्टेबिलिटी मिल जाएगी। वो स्टेबिलिटी कैसे दी जाती है, देखो वो स्टेबिलिटी दी कैसे जाती है। एक एग्जांपल के तौर पे हमने माना कि भाई ये AgI है, लेट सपोज हमने माना ये AgI है। नियम ये कहता है कि तुम्हें करना क्या है, तुम्हें एक काम ये करना है कि इसके अंदर तुम क्या ऐड कर दो, एक सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दो। सर ये सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट बोला है, तो सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट में क्या खास बात होनी चाहिए? सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट में ये खास बात होनी चाहिए कि एक आयन कॉमन होना चाहिए। जैसे हमने AgNO3 डाल दिया, अब तुमने AgNO3 डाला तो आयन कौन सा कॉमन है, देखो आयन कॉमन है Ag, तो उसके ऊपर देखो क्या आ गया, Ag प्लस Ag प्लस Ag प्लस Ag प्लस एडजॉर्ब हो गया। सबके ऊपर कौन सा चार्ज एडजॉर्ब हो गया, Ag प्लस एडजॉर्ब हो गया। अब देखना सबके ऊपर पॉजिटिव चार्ज एडजॉर्ब हुआ है, सबके ऊपर पॉजिटिव चार्ज एडजॉर्ब हुआ है, समझिएगा, Ag प्लस सबके पास आ गया है। अब अगर सबके ऊपर सेम चार्ज आ गया है तो क्या ये अब पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। क्यों नहीं आ पाएंगे? क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल करता है। जैसे ये इसके क्लोज आने की कोशिश करेगा तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, रिपल कर देंगे। मतलब हम लायोफोबिक को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कैसे करते हैं, हम लायोफोबिक को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं बाय प्रोवाइडिंग सेम चार्ज। हम सेम चार्ज को देकर उनको क्या करते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं। तुम चार्ज सेम दे दो, उनको स्टेबिलिटी मिल गई लायोफोबिक को, अब वो नीचे सेटल डाउन नहीं होंगे, काम खत्म। देखो नीचे लिखा भी है कि लायोफिलिक जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं लायोफोबिक से, लायोफिलिक आर मोर स्टेबल देन लायोफोबिक। तो ये तरीका अपने दिमाग में बैठा लो, लायोफिलिक ज्यादा स्टेबल होते हैं लायोफोबिक से। और कोई पूछे कि लायोफोबिक को कैसे स्टेबिलिटी मिलती है, तो आप कहोगे कि लायोफोबिक को स्टेबिलिटी मिलती है सेम चार्ज प्रोवाइड करके। जब तुम सेम चार्ज प्रोवाइड कर दोगे तो सेम टाइप के जो आयन हैं वो एक दूसरे के पास नहीं आ पाएंगे। जब सेम टाइप के आयन एक दूसरे के पास नहीं आ पाएंगे तो उनको स्टेबिलिटी अपने आप मिल जाएगी। ठीक है जी, अब उनको स्टेबिलिटी मिल गई, थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब स्टेबिलिटी के बाद एक और नियम है जिसको हम बोलते हैं कोगुलेशन। अब मैं कोगुलेशन वाला जो हिस्सा है वो अगली क्लास में कवर करूंगा, ठीक है। तो आज मैंने आपको जहां तक बताया स्टेबिलिटी तक बताया है, तो यहीं तक